गरीबी जो आपकी होती है वो निरपेक्ष गरीबी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। जब आप लाइफ की बेसिक नीड्स को पूरा ना कर पाओ तो उस प्रकार की गरीबी को हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और ये वो गरीबी होती है, एक व्यक्ति की वो गरीबी होती है जिससे उसका आय और उपभोग इतना कम होता है कि न्यूनतम भरण पोषण के नीचे रह जाता है। मतलब मैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मेरे पास वस्तुएं नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति इतना अधिक नहीं, उसके पास इनकम, उसका आय का स्तर इतना नहीं है कि वो बेसिक नीड्स को डेली पूरा कर पाए, या उपभोग व्यय इतना कम है। मान लो उसकी इनकम तो है बट उसका एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इतना कम है कि वो अपने न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है, न्यूनतम भरण पोषण को पूरा नहीं कर पाता। उस प्रकार की गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। और निरपेक्ष गरीबी को मेजरमेंट करने में सबसे बड़ा नाम आता है अमर्त्य कुमार सेन का। ए.के. सेन ने निरपेक्ष गरीबी को मेजरमेंट करने के लिए हेड काउंट रेशियो, आईएएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि निरपेक्ष गरीबी को मेजरमेंट करने के लिए कौन अर्थशास्त्री है, निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री है तथा उन्होंने सबसे लेटेस्ट विधि कौन सी विधि का प्रयोग किया, तो आप बताइएगा। अमर्त्य कुमार सेन थे जो नोबेल पुरस्कार पाए थे, जो भारतीय अर्थशास्त्री इस समय लंदन में काम कर रहे हैं। इन्होंने हेड काउंट रेशियो के माध्यम से बताया कि अर्थव्यवस्था में यदि एक व्यक्ति 2100 कैलोरी, अगर आपका वो ग्रामीण व्यक्ति है और पूरे दिन में 2100 कैलोरी की ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाता, और आपका शहरी व्यक्ति है 2100 कैलोरी नहीं प्राप्त कर पाता, और 2400 कैलोरी अगर वो आपका ग्रामीण व्यक्ति है नहीं ग्रहण कर पाता, तो वास्तव में हेड काउंट रेशियो के अंतर्गत वो गरीब माना जाएगा। तो वास्तव में निरपेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जब आपके पास बेसिक आवश्यकताएं पूरा ना कर पाए। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहला प्रयोग FAO ने के महानिदेशक वायर्ड ने प्रयोग किया था। वायर्ड ने 1945 में इस गरीबी मेजरमेंट का प्रयोग किया था। तो FAO के अंतर्गत वायर्ड ने 1945 में इस प्रकार की गरीबी को निरपेक्ष गरीबी शब्द का प्रयोग किया, और ए.के. सेन ने इसमें हेड काउंट रेशियो मेथड का यूज किया और उन्होंने गरीबी की गहनता का मेजरमेंट किया। गरीबी की गहनता का मेजरमेंट तात्पर्य होता कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा, मान लीजिए कोई व्यक्ति थोड़ा सा फूड पा जा रहा है और कोई व्यक्ति वास्तव में एक मीटिंग भी अच्छे से खाना नहीं पा रहा, तो अर्थात गरीबी रेखा से ये आपका जो 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी है, ये वास्तव में गरीबी रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गरीबी रेखा से दूरी कितनी है? अब दूरी का तात्पर्य क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में जो हम लोग गरीब होते हैं, गरीबी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी गरीबी की रेखा कोई है, पॉवर्टी लाइन जो है, हाँ, आपकी जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन मैंने बताई ये कोई पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन के 2100 आपके शहर के लिए है और 2400 आपकी कैलोरी है, ये गांव के लिए। एक व्यक्ति है, ये गरीबी रेखा है, उसको ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को यहाँ पर इसका लेवल है, ए व्यक्ति का लेवल यहाँ पर है, बी व्यक्ति का लेवल आपका यहाँ पर है, सी व्यक्ति का लेवल आपका यहाँ पर है और डी व्यक्ति का लेवल यहाँ पर है। तो देखिए गरीबी रेखा से दूरी किसकी है? तो देखिए ए व्यक्ति भी दूर है, बी व्यक्ति भी दूर है, सी व्यक्ति भी दूर है, लेकिन आपने देखा गरीबी रेखा से दूरी किसकी ज्यादा है? तो डी व्यक्ति की दूरी ज्यादा है। तो उन्होंने इसको कहते हैं गरीबी की गहनता। गरीबी की गहनता आपके सभी लोगों को, A%, B%, C%, D%, चारों पर्सन का बीपीएल कार्ड बना है, लेकिन बीपीएल कार्ड में वास्तव में सबसे बुरी कंडीशन किसकी है? डी की बुरी कंडीशन है, क्योंकि इस पर गरीबी की गहनता ज्यादा, ये वास्तव में ज्यादा व्यक्ति गहन गरीब है। तो ए.के. सेन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में गरीबी मेजरमेंट करने से ज्यादा आप गरीबी की गहनता को मेजरमेंट करिए, और जो व्यक्ति ज्यादा गरीब है उसकी गरीबी पर आप अटैक करिए। तो उन्होंने कहा कि हेड काउंट रेशियो का मेथड यूज करिए कि अर्थव्यवस्था में गरीब जो व्यक्ति ज्यादा है उनके सिरों की गणना, हेड काउंट रेशियो, उनके सिरों की गणना कीजिए और उनकी गरीबी रिमूवल के लिए आप उसकी गरीबी पर आप अटैक करिए, तभी भारत में गरीबी समाप्त
हो सकती है। तो ये हेड काउंट जो मेथड था सिल की गणना, वो वास्तव में AK सेन ने कॉन्सेप्ट दिया था और AK सेन का ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने के बाद AK सेन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो गरीबी समाप्त हम करते हैं, गरीबी समाप्त करने के लिए गरीबी की संख्या से ज्यादा गरीबी की गहनता इंपॉर्टेंट है। संख्या तो बता देंगे कि भारत में BPL रेखा से नीचे लगभग 37% पॉपुलेशन है, लेकिन आपने A% को D% के इक्वल मान के चल दिया, जो आपके कॉन्सेप्ट में बेसिक बुराई है। 1998 में अमर्त्य सेन को गरीबी तथा भुखमरी पर रिसर्च करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। गरीबी एवं भुखमरी पर रिसर्च करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। दैट इज इंपॉर्टेंट डेट, आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। और इनका जो था लेख पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए ये इनकी एक बुक का नाम है जो बहुत पॉपुलर बुक थी और इस बुक पर इन्होंने गरीबी की गहनता शब्द का प्रयोग किया। गरीबी की संख्या नहीं, गरीबों की संख्या की बजाय इन्होंने गरीबी की गहनता पर बात की कि गरीब कौन व्यक्ति जिस कितना गरीब है, गरीबी की गहनता के आधार पर भारत सरकार को अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसके बाद गरीबी पर अटैक करना चाहिए। तो AK सेन सर ने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे भारत में चलाया गया था कि भारत में गरीबों की संख्या कितनी है, उसकी अपेक्षा AK सेन ने भारत में कहा कि गरीबों की संख्या की अपेक्षा भारत में गरीबी की गहनता क्या है, उस पर हमको वर्क करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भारत में अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, बेसिक नीड्स का तात्पर्य यह होता है कि अगर पर डे आप 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी आप एनर्जी नहीं पा रहे हो तो वास्तव में आप गरीब माने जाओगे। लेकिन इससे क्या होता, गरीबी की संख्या तो स्पष्ट हो जाएगी भारत में तो नहीं, लेकिन AK सेन ने इस कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया और AK सेन ने इस कॉन्सेप्ट में ऐड किया गरीबी की गहनता शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। आगे चल करके भारत में जो गरीबी का मेजरमेंट है, वो गरीबी का मेजरमेंट किसी व्यक्ति में पोषाहार की मात्रा को भी जोड़ा गया, ठीक है। पोषाहार की मात्रा को, एक व्यक्ति मान लीजिए मोटे अनाज का प्रयोग करके उसका पेट तो भर जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल रही है तो वो व्यक्ति भी गरीब होता है। बात के डायमेंशन में, आयाम में इन्होंने पोषाहार शब्द का प्रयोग किया कि भारत में लगातार कुपोषण की संख्या बढ़ रही है और इन कुपोषण से मुक्ति निजात पाने के लिए हमको पोषाहार शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और एक व्यक्ति को न्यूनतम पोषाहार प्रोवाइड करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट था। इसलिए सरकार ने न्यूनतम पोषाहार जैसे कार्यक्रम को इंप्रूव करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चालू किए, ठीक है। गरीबी के अनुमान को अगर मैं आगे की बात करता हूं तो भारत में जो गरीबी रेखा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में निम्न अर्थशास्त्रियों में से कौन से अर्थशास्त्री हैं जो गरीबी से संबंधित नहीं है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अर्थशास्त्री है जिन्होंने गरीबी पर अपना बहुत अधिक क्या किया, रिसर्च किया, शोध किया और उसके आधार पर अपनी गरीबी से संबंधित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया, जिसमें से प्रमुख नाम है दांडेकर एवं राथका, ठीक है। इन्होंने गरीबी से संबंधित अपने सारे विचार रखे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है BS मिन्हास ने अपने गरीबी से संबंधित रिपोर्ट काफी सरकार को लगाई, ये गरीबी से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद प्रणव वर्धन ये गरीबी से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। इसके बाद अहलूवालिया और आपके पास है SP गुप्त, ये भारत में गरीबी पर बहुत ज्यादा काम किए और इन्होंने गरीबी निर्धारण के लिए लगातार टाइम टू टाइम जो हमारा स्केल था, जैसे पोषाहार का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने गरीबी की रेखा पे वास्तव में आपका क्या एब्सोल्यूट गरीबी में इन सब उसको ऐड करते चले गए। तो भारत में 1962 की मैं आपको घटना बताता हूं, 1962 में
जो योजना आयोग थी उसने गरीबी रेखा या निर्धारण के लिए पहला प्रयास किया। 1900 62 में भारत में पॉवर्टी डिटरमाइन करने के लिए, पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और इसमें आपके जो मेंबर थे वो D.R. गाडगिल, आपके अशोक मेहता, B.N. गांगुली, P.S. लोकनाथ, पीताम्बरम पंत, V.K.R.V. राव और श्रीमन नारायण जैसे लोग थे। और इन्होंने दो मूल्यों पर गरीबी का किया, एक ग्रामीण मूल्यों पर तथा एक शहरी, दो मूल्य इन्होंने प्रयोग किया कि ग्रामीण स्तर पर जो गरीबी का कैलकुलेशन है वो अलग किया जाए तथा शहरी स्तर पर जो गरीबी है उसका कैलकुलेशन अलग किया जाए। तो इस प्रकार जब इनके डेटा आए तो वास्तव में ये सारे अर्थशास्त्री गरीबी से संबंधित थे। तो जैसे B.R. मिन्हास ने भारत में गरीबी का जो कॉन्सेप्ट था, भारत में अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार भारत में बताया कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 37.1% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं अहलूवालिया ने अपना रिपोर्ट रखा और अहलूवालिया ने बताया कि भारत में लगभग 56.5% गरीबी है। ठीक है, लगभग 50% से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है। वहीं पीके वर्धन ने अपना रिपोर्ट लगाया और वर्धन ने इन्होंने बताया कि भारत में 54% से लोग ज्यादा गरीब हैं, जबकि एन के राथ ने वास्तव में जो अनुमान लगाया वो कहा कि भारत में लगभग 40% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। कब? 1967-68 की मैं बात बता रहा हूं, जब भारत में पहली बार पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन हुआ। तो सभी अर्थशास्त्रियों की एक टीम थी और इन्होंने अपने अनुसार जो भारत में पॉवर्टी लाइन को मेजरमेंट किया वो वास्तव में इतने % गरीब थे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा कि सर ये आखिर सारे अर्थशास्त्री जो अपनी रिपोर्ट लगा रहे हैं इसमें बेसिक डिफरेंस क्यों हो जा रहा कि आखिर इनकी रिपोर्ट अलग अलग बात कर रही है और मैं एग्जाम में कौन सा आंसर दूं? ये आपके मन में एक प्रश्न चल रहा। तो याद रखिएगा अहलूवालिया जी ने कुछ ज्यादा पैरामीटर्स को अपने उसमें शामिल कर लिया, पैरामीटर्स शामिल कर लिए। अर्थात अगर आप कुछ नए पैरामीटर्स को शामिल कर लोगे तो ऑटोमेटिक है भारत में गरीबी की संख्या बढ़ जाएगी, गरीबी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। वही तो सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग वेरिएबल्स को इंक्लूड किए और भारत में गरीबी की रिपोर्ट को अपने अनुसार दिखाए। तो इसलिए भारत में आपने एग्जाम में देखा होगा ये डेटा जो आपका डेटा सेट होता है, डेटा सेट का तात्पर्य होता है कि आपका ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि भारत में 1967-68 में गरीबी कितनी थी या किसके अनुसार कितनी थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री थे जो 1967-68 में गरीबी रेखा के निर्धारण के संदर्भ में अपने मत या विचार व्यक्त किया तथा अपने अनुसार उन्होंने गरीबी निर्धारण में योगदान किया। तो ये नाम आपको याद होने अनिवार्य है और अगर आपका बेस्ट तैयारी है तो आपको इनके अनुसार ये एग्जाम में पूछा जाता कि अहलूवालिया ने अपने मेजरमेंट के आधार पर कितने % गरीबी 1967-68 में बताई, तो आप बताएंगे 56.5%। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, न्यूनतम पोषाहार को लेकर के बात की गई और बाद में क्या हुआ कि इसके अंतर्गत लगातार पैरामीटर्स को चेंज करते चले आए। तो इस प्रकार हमने देखा कि लगातार भारत में क्या हुआ, गरीबी का जो मेजरमेंट है वो वास्तव में चेंज होता गया, लेकिन आज भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर लोगों की विचारधाराएं अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में क्या हुआ, जो गरीबी की रिपोर्ट आई वो उसके बाद योजना आयोग में निर्धनता को मेजरमेंट करने के लिए 1989 में क्या हुआ, प्रोफेसर D.T. लकड़वाला का आपने नाम सुना होगा, लकड़वाला की अध्यक्षता में पुनः एक विशेषज्ञ दल का निर्धारण किया और इन्होंने कुछ वेरिएबल के साथ पॉवर्टी मेजरमेंट किया। और जब उन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उस समय भारत में गरीबी जो 35 गरीबी रेखाएं निर्धारित की गई थी, 35 गरीबी रेखाएं थी,
यानी 35 वेरिएबल के आधार पर किसी व्यक्ति को देखा जाता था कि वास्तव में वो गरीब है कि नहीं। जो प्रारंभ में 28 गरीबी रेखाएं थी उनको बढ़ा करके 35 गरीबी रेखाएं बनाई, अर्थात 35 वेरिएबल या चरों के प्रयोग के माध्यम से उन्होंने गरीबी का मेजरमेंट किया। अब आपको मैं बता दूं, भारत में गरीबी जो बेसिकली मेजरमेंट की जाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो मेजरमेंट की जाती है, वो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता मेजरमेंट की जाती है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को मेजरमेंट करने के लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में ग्रामीण गरीबी को मेजरमेंट करने के लिए किस इंडेक्स का प्रयोग किया गया। वहीं शहरी क्षेत्र में निर्धनता को मेजरमेंट करने के लिए वास्तव में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर का यूज किया जाता है। यहां पर एग्रीकल्चर लेबर का यूज किया जाएगा, एग्रीकल्चर लेबर का इंडेक्स यूज किया जाता है। ध्यान से रखना, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी मेजरमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर लेबर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर काम कर रहा है, उनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है भारत में गरीबी मेजरमेंट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में। वही शहरी क्षेत्र में गरीबी मेजरमेंट करने के लिए सीपीआई का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको सीपीआई के अंतर्गत इंडस्ट्रियल इंडेक्स को, इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने देखा होगा शहर में, इंडस्ट्रियल लेबर या वर्कर कहिए, वर्कर के इंडेक्स का प्रयोग भारत में किया जाता। तो इस प्रकार वर्तमान में जो ये होता, वर्तमान में मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में भारत में गरीबी के लिए शहरी मेजरमेंट आपका सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, और शहरी क्षेत्र में सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर इंडेक्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे पास पॉवर्टी लाइन थी, वो वास्तव में पॉवर्टी लाइन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। आज भी भारत में 2400 कैलोरी आपका ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी के मेजरमेंट को स्वीकार किया गया है। और अगर इसको हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के, ये तो देखो आपका उपभोग के आधार पर गरीबी का निर्धारण है, उपभोग के आधार पर, लेकिन अगर मैं व्यय के आधार पर भारत में गरीबी निर्धारण की बात करता हूं, तो ग्रामीण क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति, ग्रामीण यानी गांव का कोई व्यक्ति अगर पर डे 49.09 रुपये में काम चलाता है, तथा शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है, उसका पर डे का जो एक्सपेंडिचर है आपका प्रतिमाह उपभोग, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग है, ठीक है, प्रतिमाह उपभोग आपका वो है 56.64 रुपए पे काम चलाता है, तो वो वास्तव में गरीब माना जाएगा। ये व्यय के आधार पर, एग्जाम में आपसे पूछा जाता कि भारत में उपभोग के आधार पर गरीबी का क्या मेजरमेंट है, आप बोल देना कि हमारे पास 2124 कैलोरी है। व्यय आधार पर क्या है, तो व्यय आधार पर आप बता देना कि 49 और 56.64 है। और तीसरा आपका मेजरमेंट है आय विधि। आय विधि पर हमारे पास कैसे मापा जाता है, तो आप बता देना कि $1 से, अगर कोई व्यक्ति $1 से कम अर्न करता है तो वो गरीब माना जाता है। तो इस प्रकार भारत में तीनों मेथड का प्रयोग करके निरपेक्ष गरीबी को मेजरमेंट किया गया। अब हमारे पास बात आती है कि जो हमारे देश में गरीबी को मेजरमेंट किया जा रहा है, उस गरीबी मेजरमेंट में अगली रिपोर्ट कब आई, तो इसके लिए गरीबी मेजरमेंट का एक बहुआयामी रिपोर्ट आई, गरीबी मेजरमेंट की एक बहुआयामी रिपोर्ट आई। और बहुआयामी में जैसे अभी एक बच्ची ने बताया कि केवल बेसिक नीड्स के अलावा अगर हम एजुकेशन को शामिल कर लें, अपने क्लॉथिंग को शामिल कर लें, आपके आवास को शामिल कर लें, यानी आपने बेसिक नीड्स के अंतर्गत केवल फूड्स को शामिल ना करके अन्य आपने बेसिक नीड्स को, जैसे एजुकेशन को आपने शामिल कर लिया, आपने क्या किया, आवास को, होम को शामिल कर लिया, तो इन कॉन्सेप्ट को यदि शामिल कर लेते हो तो ये गरीबी मेजरमेंट के अंतर्गत एक पैरामीटर्स माने जा रहे हैं। और ये गरीबी मेजरमेंट का एक पैरामीटर है जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसके अंतर्गत आपका तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत में जो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, तेंदुलकर कमेटी ने वास्तव में भारत में गरीबी मेजरमेंट का एक नया आयाम प्रस्तुत किया।
और नया आयाम का तात्पर्य होता है कि भारत में जो गरीबी मेजरमेंट का तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि भारत में जो पॉवर्टी मेजरमेंट है वो वास्तव में हमको अन्य मदों को शामिल किया करना चाहिए। और इन्होंने अपना इसमें एक वर्ड यूज किया और वो वर्ड था जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता शब्द का प्रयोग किया कि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रयोग किया कि अगर हमको अपने जीवन की गुणवत्ता को इंप्रूव करना, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा 6 चीजें, 6 चीजें किसी व्यक्ति को अगर मिल रही है तो हम कहेंगे इसका लाइफ क्वालिटी इंप्रूव है। और ये 6 चीजें तेंदुलकर कमेटी के अनुसार कौन कौन सी थी? पहली चीज थी आपके पास शिक्षा, ये बेसिक नीड्स है। आप खाना खाए बिना रह सकते हैं, बट एजुकेशन के बिना अगर आप रहते हैं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी वास्तव में अच्छी नहीं होगी। दूसरा इन्होंने बताया आपका स्वास्थ्य, यह स्वास्थ्य था। तीसरा इन्होंने बताया बुनियादी संरचना, बुनियादी संरचना। और चौथा इन्होंने इंडेक्स बताया स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण। और पांचवा इन्होंने बताया आपका महिलाओं की काम तथा लाभ की पहुंच। ठीक है, महिलाओं तक काम की पहुंच। आज भी भारत में महिलाएं जो होती हैं वो सुरक्षित नहीं है वर्क प्लेस पर। अगर महिलाएं फ्री जॉब कर सकें, रात में आ जा सकें, तो इस इंडेक्स को भी इन्होंने इसके अंतर्गत शामिल किया। तो इसमें अंतर्गत काम और दूसरा आपका लाभ। ठीक है, आपके 6 इंडेक्स इन्होंने किए कि अगर भारत में तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि ये किसी व्यक्ति को उपलब्ध हो रही है तो याद रखना कि उसकी जीवन की गुणवत्ता श्रेष्ठ है और वास्तव में वो क्या हुआ, गरीबी निर्धारण के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने ये वास्तव में नए वेरिएबल्स को इसके अंतर्गत शामिल किया और बताया कि एक भारत में एक अच्छे राष्ट्र में इन वेरिएबल्स के अंतर्गत हमको गरीबी का मेजरमेंट करना चाहिए। और तेंदुलकर कमेटी ने 1993-94 से लेकर के 2004 और 2005 तक के बीच जो गरीबी का डेटा का अनुमान लगाया, उन्होंने बताया कि यदि एक व्यक्ति 446.68 रुपए पर महीने से नीचे खर्च चला रहा है, ठीक है, कौन, ग्रामीण व्यक्ति, तो वो गरीब माना जाएगा। अगर इतने रुपए से पर महीने से कम में खर्च चला रहा तो गरीब माना जाएगा। और वहीं शहर का व्यक्ति है वो 578.80 रुपए में खर्च चला रहा है तो वास्तव में वो शहरी गरीब माना जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने गरीबी का एक मेजरमेंट की रखा और परिणाम स्वरूप इन्होंने एक अनुमान प्रस्तुत किया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी आज के समय में, उन्होंने 2004-05 का इंडेक्स प्रयोग किया था, 41.8% है गांव पे ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी। और वहीं पर शहरी क्षेत्र में जो गरीबी है वो शहरी क्षेत्र में गरीबी इन्होंने अनुमान लगाया 25.7% शहरी क्षेत्र में गरीबी है। तो इस प्रकार तेंदुलकर कमेटी ने जीवन निर्वाह की लागत, शब्द याद रखना, जीवन निर्वाह की लागत के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी। जब तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई तो बड़ा बवाल हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हुआ और सारे अर्थशास्त्रियों ने वास्तव में, जब सरकार के पास ये इंडेक्स के साथ इन्होंने तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी तो भारत में उस समय डेटा फ्लैश किया जा रहा था कि भारत में 25% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे है। लेकिन जब तेंदुलकर कमेटी के अनुसार इन 6 मेजरमेंट के साथ इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी तो इन्होंने बताया कि भारत में 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे। अब सोचिए गवर्नमेंट के ऊपर कितना बड़ा बर्डन झेलना पड़ा। गवर्नमेंट को एक प्रकार से नया फेज या इरा झेलना पड़ा कि जहां पर वो रिपोर्ट में दिखा रही थी कि भारत में 25% गरीबी है, वास्तव में तेंदुलकर कमेटी ने उसके डायमेंशन को चेंज करके एक नए आयाम को लेकर के 37% गरीबी बताई। ठीक है, लोगों ने वास्तव में इसका गलत भी अर्थ लगाया, लेकिन हमको वर्तमान बदलते भारत में इस प्रकार के मेजरमेंट को स्वीकार करना अनिवार्य था। और वास्तव में तेंदुलकर
कमेटी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट लगाई और उन्होंने उन डायमेंशंस का प्रयोग किया जो भारत में वर्तमान भारत के लिए आवश्यक था। तो भले हमारे देश में पॉवर्टी का जो रेशियो था वो 25% से 37% बढ़ गया, लेकिन वास्तव में सरकार के लिए एक नया टास्क मिल गया था और सरकार को एक बड़े प्रोग्राम पे काम करना था कि हमको इन वेरिएबल्स के द्वारा, इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में लगातार गरीबी को क्या करता है, रिमूव करना है। तो इस प्रकार लगातार गरीबी को रिमूव करने के लिए इन्होंने अपना कार्यक्रम चालू किया। अब हम बात करते हैं, हाँ, अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक नाम आ जाता है अर्जुन सेन गुप्ता का। अर्जुन सेन गुप्ता का नाम आ जाता है, ये भी आपके पॉवर्टी के जो इंडेक्स मेजरमेंट थे उससे संबंधित है। और दूसरा नाम आ जाता है एनके सक्सेना कमेटी का, एनसी सक्सेना कमेटी। एनसी सक्सेना कमेटी की भी रिपोर्ट आ जाती है और एनसी सक्सेना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट रखी और उन्होंने जो तेंदुलकर कमेटी की गरीबी की माप के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया था, उसके आधार पर भी भारत में गरीबी को मेजरमेंट बाद में किया। तो यह भी वास्तव में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट इनकी कमेटी में रोल रहा और इस प्रकार भारत में जो हमारे पास थी गरीबी उसको मेजरमेंट किया गया। बाद में इस कमेटी के मेंबर और जुड़े, जिसमें आपके हासिम कमेटी भी आई, हासिम कमेटी आई और आपके पास चौथी जो कमेटी थी वो अभिजीत सेन कमेटी आई। अभिजीत सेन कमेटी, ये कमेटी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी कमेटी गरीबी मेजरमेंट से नहीं है, तो आपको वहां पर यूनिक ना लगे, तो इसलिए जो आपका अर्जुन सेन गुप्ता का कमेटी थी, आपकी एनसी सक्सेना कमेटी थी, ये कमेटी, ये एनसी से ये सारी कमेटियां हैं, अर्जुन सेन की कमेटी थी, एनसी सक्सेना की कमेटी थी, हासिम कमेटी थी, अभिजीत सेन कमेटी थी, ये सारी कमेटी जो भारत में आई वो वास्तव में पॉवर्टी मेजरमेंट करने के लिए भारत सरकार ने बनाया। तो इस प्रकार आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अधिक पॉवर्टी पर काम किया और उन्होंने कई पैनल्स के हेल्प से भारत में इस प्रकार पॉवर्टी मेजरमेंट का कार्य किया। तो भारत में एक प्रकार का नया प्रोग्राम हमारे अंदर चालू किया गया। तो ये आपने देखा कि अर्थव्यवस्था में जो आपकी ये कमेटियां हैं, ये कमेटियां क्या थी, ये कमेटियां पॉवर्टी को मेजरमेंट कर रही थी। अब मेरे पास दूसरी बात आती है, मैं दूसरे पॉइंट्स पे चर्चा करना चाहता हूं, सापेक्ष गरीबी की। अभी आपने देखा निरपेक्ष गरीबी, और निरपेक्ष गरीबी में भारत सरकार ने काफी ज्यादा काम किया। अब हम लोग क्या करते हैं, सापेक्ष गरीबी की बात करते हैं। तो जब सापेक्ष गरीबी की बात करते हैं तो भारत में सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य यह होता है कि जब किसी व्यक्ति का आय या जीवन स्तर की तुलना, एक वर्ग की तुलना समाज के दूसरे वर्ग की तुलना से की जाती है, तो इसी हम लोग सापेक्ष गरीबी की संज्ञा देते हैं। तो देखिए, मैंने आपको केवल एक लेक्चर निरपेक्ष गरीबी पर अभी सारे पॉइंट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सी गरीबी, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य जब अर्थव्यवस्था में आय की असमानताओं के आधार पर गरीबी कैलकुलेट किया जाए, जब इनकम को कंपेयर किया जाता, किसी एक वर्ग से समाज के दूसरे वर्ग को कंपेयर किया जाता, तो उस गरीबी को सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य होता है कि जब हम समाज के एक वर्ग या एक देश या एक राष्ट्र या एक राज्य से, ठीक है, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, औसत स्तर पर एक देश में गरीबी को मेजरमेंट करते हैं, तो उसे सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। यानी एक आय स्तर, यानी आय की असमानता कितनी है, भारत में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, तो वास्तव में वो सापेक्ष गरीबी को माना जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे प्रश्न, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सापेक्ष गरीबी को मेजरमेंट करने का वास्तव में पैमाना क्या, निरपेक्ष गरीबी का तभी मैंने पैमाना बताया, तो सापेक्ष गरीबी का पैमाना क्या, अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूं तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सापेक्ष जो गरीबी नापी जाती है वो लॉरेंज कर्व से मापी जाती है। लॉरेंज वक्र से मापी जाती है और लॉरेंज वक्र की हेल्प से जीनी गुणांक की गणना की जाती है।
गिनी गुणांक की गणना की जाती है। तो इस प्रकार भारत में सापेक्ष गरीबी मेजरमेंट करने के लिए जिस वक्र का प्रयोग किया जाता है वो वास्तव में लॉरेंज कर्व है और इसका प्रयोग 1905 में पहली बार किया गया था। इनका नाम था मैक्स ओ लॉरेंज। उन्होंने अर्थव्यवस्था में आय की असमानता को मापने के लिए लॉरेंज कर्व का निर्धारण किया। बाद में क्या हुआ कि इटालियन संघ की कोरेडो गिनी, क्या नाम था, कोरेडो गिनी ने वास्तव में इसी लॉरेंज कर्व के आधार पर गिनी गुणांक विकसित किया। और एग्जाम में प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि आपका गिनी गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में, यदि याद रखिएगा गिनी गुणांक का मान सदैव 0 तथा 1 के बीच में ही पाया जाता है, तो अगर अर्थव्यवस्था में विषमता होगी तो क्या मान होगा, 0 होगा कि 1 होगा। अगर अर्थव्यवस्था में विषमता बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा, अगर अर्थव्यवस्था में इनइक्वालिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा। तो इस समय अर्थव्यवस्था में अगर 0 मान है तो अर्थव्यवस्था में सापेक्ष गरीबी नहीं है, सापेक्ष गरीबी नहीं है। और अगर 1 है तो सापेक्ष गरीबी सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार गिनी गुणांक वास्तव में एक प्रकार का हमारा मेजरमेंट था और जो अर्थव्यवस्था में सापेक्ष गरीबी को मेजरमेंट कर रहा था। तो आपसे एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि भारत में सापेक्ष गरीबी को जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो क्या है, तो आप बताएंगे लॉरेंज कर्व जो 1905 में डेवलप हुआ और उसी के आधार पर गिनी गुणांक डेवलप किया जाता और गिनी गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में आ जाता है। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि भारत में वास्तव में सापेक्ष गरीबी से संबंधित कौन से अर्थशास्त्री हैं, तो आपने बताना आयंगर और ब्रह्मानंद वास्तव में इनसे ज्यादा संबंधित है। लेकिन यह ऐसा नहीं कि सापेक्ष पर किए, इन्होंने सापेक्ष पे काम ज्यादा किया, निरपेक्ष गरीबी को इन्होंने कैलकुलेट किया। और निरपेक्ष आपको मैं बताऊं, टोटल गरीबी की बात बताऊं तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 6वीं पंचवर्षीय योजना तक में जो वास्तव में गरीबी गुणांक या गरीबी क्षेत्र पर जो पॉवर्टी पर बात की गई वो आयंगर और ब्रह्मानंद ने ही सबसे ज्यादा बात किया और इन्होंने ही कैलकुलेट किया पहली पंचवर्षीय योजना से 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच कितनी भारत में गरीबी है। ठीक है, अब आप बात करते हैं भारत में कैलोरी के उपभोग के गरीबी को मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मापदंड को अपनाया जाना तर्कसंगत भी है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग न्यूनतम आहार नहीं मिल पा रहा। भारत में आज भी बहुत से लोगों को न्यूनतम जो बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उतनी पूरी नहीं हो पा रही है और आज भी ये मेजरमेंट को हम लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, 2005 में सबसे ज्यादा विवादास्पद रिपोर्ट मैं आपको फिर से बता दूं, आपकी तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट थी जिन्होंने 25% से पॉवर्टी को 37% शो कर दिया था, जिससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी कि आखिर देश में ऐसा क्या हो रहा कि गरीबी में उछाल आ रहा है। जबकि गरीबी में उछाल इसलिए आया क्योंकि प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर ने नए आयाम को स्वीकार कर लिया था, इसलिए भारत में गरीबी का इंडेक्स बढ़ रहा था। जबकि पहला बेसिक इंडेक्स था और इसके अंतर्गत कैलोरी की मात्रा को लिया जाता था, जबकि इन्होंने बुनियादी आवश्यकताओं को तेंदुलकर ने लिया था और 6 बुनियादी आवश्यकताओं को शामिल करने के बाद गरीबी को मेजरमेंट किया था। इसलिए भारत में जो गरीबी पॉवर्टी इंडेक्स था वो काफी अधिक उछाल आया, तो उससे कोई चिंतित होने की बात सरकार को नहीं थी। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ने निर्धनता आकलन में भोजन में कैलोरी की मात्रा के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर वो 6 इंडेक्स डेवलप किए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब भारत में गरीबी रेखा के लिए क्या कारण है, तो मैं ये थ्योरेटिकल आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझ में आ जाएंगे, मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप जान ही रहे सामाजिकरण दोषपूर्ण रणनीति और गरीबी निवारण के लिए सरकार ने कई प्रोग्राम्स भारत में चलाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम सफल रहा जो रियासतों में मनरेगा, और मनरेगा रसिया से लिया गया, रूस से लिया गया। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में किस देश का ये कॉन्सेप्ट था, मनरेगा किस देश से लिया गया,
तो आप बताओगे मनरेगा जो आपको लिया गया प्रोग्राम वो वास्तव में रूस से लिया गया, और भारत में मनरेगा के अंतर्गत आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मनरेगा भारत में कब चालू हुआ। ठीक है। दूसरा, इसमें कितने दिनों की काम की गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है, और अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो तो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार, और भारत में जो मनरेगा के अंतर्गत इंडेक्स बनाया जाता है, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किसके लिए, भारत में ग्रामीण गरीबी को मेजरमेंट करने के लिए लागू किया गया था। ठीक, इस तरह देश में 625 जिलों में इस समय मनरेगा कार्य कर रहा है, और इस प्रकार मैं सारे प्रोग्राम को इसमें छोटा छोटा ब्रीफिंग कर दिया हूं। आपका होमवर्क ये है कि सारे प्रोग्राम्स को आपको यहाँ पे रात में देखना है और इसको प्रॉपरली रेडी करना है। इसके अलावा मैं एक आपको और नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसके माध्यम से आपको पॉवर्टी पर पूरा, क्योंकि अभी मैंने निरपेक्ष बताया, निरपेक्ष में जितने रिपोर्ट्स पर मैंने आपको बताई सबका मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको प्रॉपरली रेडी करना है। ठीक है। विजन 2020 की अगर मैं बात करूं कि भारत का जो विजन 2020 है ये क्या है, तो देश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा में सुधार लाने की दृष्टि से विजन 2020 फॉर इंडिया नाम से एक महत्वाकांक्षी नीति दस्तावेज केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया। इसका उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा इस स्थिति में सुधार करना है। अगले 20 वर्ष में गरीबी रेखा के नीचे का कलंक समाज से पूरी तरह से मिटाया जा सके, इसलिए दृष्टि विजन 2020 फॉर इंडिया नाम से इस विजन को लॉन्च किया गया, ताकि हम अपने देश में कम से कम एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो समाप्त कर सकें। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर बहुत अधिक वर्क किया गया। तो आपका ये आज लेक्चर